आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। बहुत बड़ी खबर है और उस खबर के बारे में भी हम आपको बताएंगे और उसके इम्पैक्ट के बारे में भी आपको बताएंगे। और ये खबर भारत के लिए भी बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि ये खबर जुड़े हुए हैं हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के। और बांग्लादेश से जुड़ी हुई ये खबर है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सोमवार को सजाए मौत दे दी गई है। और ये दी है मौत की सजा ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने। आपको बता दें कि शेख हसीना भारत में रह रही हैं जब उनके खिलाफ और उनकी पार्टी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन हुआ था पिछले साल, तो वो भाग करके हिंदुस्तान आ गई थी। उनके खिलाफ तमाम मुकदमे चल रहे थे और 5 मुकदमों में आज फैसला आया है, जिसमें से 2 मुकदमों में उन्हें हत्या की सजा सुनाई गई है। इसमें जिन धाराओं में उन पर मुकदमा चल रहा था वो थे हत्या के लिए उकसाने, हत्या का आदेश देने। और इसके अलावा ये कहा गया ट्राइब्यूनल में कि शेख हसीना ने जुलाई 2024 को जो उनके खिलाफ छात्रों का आंदोलन चल रहा था, उन्होंने आदेश दिया कि निहत्थे छात्रों पर गोलियां चलाई जाएं। और जिसमें बहुत सारे छात्रों की मौत भी हो गई। शेख हसीना के खिलाफ ये आरोप प्रूफ हुए और उन्होंने उनको ये सजा मुकर्रर की गई है। उनके अलावा दूसरे जो आरोपी हैं वो पूर्व गृह मंत्री असदजुमान खान को भी 12 लोगों की हत्या के मामले में दोषी माना गया है और उनको भी फांसी की सजा सुनाई गई है। सजा का ऐलान होते ही कोर्ट रूम में तालियां बजने लगी। और उनके अलावा एक तीसरे आरोपी भी हैं इस मामले में, पूर्व आईजी अब्दुल्ला अल ममून को भी 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। ममून हिरासत में है और सरकारी गवाह बन चुके हैं। कोर्ट ने हसीना और असदुज्जमान कमाल की प्रॉपर्टी भी जब्त करने के आदेश दे दिए हैं। आपको बताएं कि शेख हसीना के अलावा पूर्व गृह मंत्री ने भी 5 अगस्त 2024 को तख्ता पलट के बाद देश छोड़ दिया था। दोनों नेता पिछले 15 महीनों से हिंदुस्तान की धरती पर रह रहे हैं। इस पूरे मामले में शेख हसीना का भी एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ ये फैसला आया है, ये गलत है, पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित है, इसमें मेरा पक्ष नहीं सुना गया। ये फैसला ऐसे ट्राइब्यूनल ने दिया है जिसे एक गैर निर्वाचित सरकार चला रही है, उनके पास जनता का कोई जनादेश नहीं है, ये गलत है। और बड़ा दिलचस्प है कि जिस कोर्ट को शेख हसीना गलत ठहरा रही है, जिस कोर्ट के वर्डिक्ट को, जिस ट्राइब्यूनल के वर्डिक्ट को गलत ठहरा रहे हैं, इस ट्राइब्यूनल को बनवाने वाली भी, फॉर्म करवाने वाली भी शेख हसीना खुद थी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा है। स्मिता शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। पिछले साल हम और आप दोनों ही बांग्लादेश गए थे, हम लोगों ने तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स की थी। शेख हसीना के खिलाफ नाराजगी सड़कों पर नजर आ रही थी। उनको नाराजगी इस कदर थी कि मतलब उनका नाम ले लें तो समझिए कि आपको ही कोई पीट ना दे, तो इस कदर नाराजगी थी। वो भी जेंजी का प्रोटेस्ट था। तो पहले तो इस मामले पर जो आदेश आया है उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? क्या किन धाराओं में मुकदमा हुआ था, क्या गवाह थे, क्या सबूत आए और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? आपकी ओपनिंग कमेंट्स। शुक्रिया सौरभ। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपके दर्शकों को, और ये हम लोगों ने खुद सेंस किया था, जैसे आपने कहा, जब हम पिछले साल अगस्त में गए हुए थे वहां बांग्लादेश में, जो गुस्सा था लोगों का, आम लोगों का, छात्रों का, युवाओं का। शेख हसीना के फोटोज, कहीं उस पर पेंट स्प्रे नजर आ रहा था, कहीं उस पर जूतों की, चप्पलों की जो है माला पहनाए हुए हम देख रहे थे, बिल्कुल ढाका यूनिवर्सिटी के उस अहम स्क्वायर में जहां से इन प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी। देखिए, ये वैसे एक्चुअली अगर देखा जाए तो इस पूरी हियरिंग को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसकी प्रोसेस और प्रक्रिया को लेकर, उस पर हम बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन जिन मामलों में शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है वो इसेंशियली 3 मामले हैं। एक जो एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, अबू सईद, ये बेगम रोकेया यूनिवर्सिटी रंगपुर में इनकी हत्या हुई थी। एक इसमें इसके पीछे कहा गया था कि ये शेख हसीना ने जानबूझकर जो है इस हत्या को अंजाम दिलवाया है। दूसरा, ढाका के जो शंकरपुर इलाका है, वहां पर छात्रों पर, जो अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स थे, उन पर गोलियां चलाई गई जिनमें 6 लोगों की जान गई थी। और एक और इलाका था आशुलिया, यहाँ पे भी 6 लोगों की जान गई थी। और
बहुत गंभीर आरोप शेख हसीना के खिलाफ लगाए गए। यहाँ पर आरोप लगाए गए नरसंहार के, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ जो हैं अपराध के उन पर आरोप लगाए गए और ये तक कहा गया कि उन्होंने हवाई ड्रोन्स जो हैं का इस्तेमाल किया गोलियों की बौछार करने के लिए निहत्थे युवकों और प्रोटेस्टर्स पर। तो हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए, ड्रोन्स के ज़रिए गोलियों से लोगों को भूना गया। जो संयुक्त राष्ट्र है उनके मुताबिक अगर आप पिछले साल के इन कुछ हैपनिंग महीनों को देखें, जून, जुलाई, अगस्त, उनका जो अनुमान है उसके अनुसार कम से कम 1400 लोगों की जान गई थी पूरे बांग्लादेश में। और इसमें से कई ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जब ये प्रोटेस्ट शुरू किया था, एक उस ऑर्डर के खिलाफ वो चाहते थे कि 1971 जो लिबरेशन वॉर हुआ था, उसमें जिन लोगों ने हिस्सा लिया था उनके बच्चों को वहां पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण उपलब्ध थी। तो ये छात्र चाह रहे थे कि उस आरक्षण को आप बंद करें। बाद में हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे ग्रीन झंडी दिखा दी थी और कहा था कि ये ठीक है, लेकिन फिर भी तब तक जो है बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स आ चुके थे इन प्रोटेस्ट में जिन्होंने एक तरीके से एक लार्ज सेक्शन को हाईजैक भी किया। तो आज जब कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, शायद अगर वो आप उन कमेंट्स को आप प्ले भी कर सकें, हम दिखाएंगे कि कैसे अचानक से कोर्ट में जो है तालियां बजने लगती हैं, लोग रुआंसे नजर आ रहे हैं, आंसू पोंछते हुए नजर आ रहे हैं और जजेस को जो है कोर्ट में अनाउंस करना पड़ा कि आप लोग प्लीज कोर्ट की गरिमा को बनाए रखें और जो भी आपकी रिएक्शन देनी हो वो कोर्ट के बाहर जाकर दें। तो निश्चित रूप से जी, विद इन सुधा जी आपने कहा है कि वो जो तस्वीरें हैं आ गई हैं, इन्हें हम फुल फ्रेम भी कर देते हैं। अगर इसमें ऑडियो है तो हम वो भी प्ले कर देते हैं। इन तस्वीरों को जब ये फैसला आया तो कोर्ट में, ट्राइब्यूनल में किस तरीके का माहौल हो गया, क्या वहां पर मौजूद लोग कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, कुछ रो रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं। Passing the order for deploying drones, helicopters and using lethal weapons to kill the protesters. She committed crime against humanity under Section 3, Subsection 2A and Section 4, Subsection 1B of the International Crimes Tribunal Act 1973. Of second count, killing 6 persons at of her order as stated beforehand. And similarly she committed the same crime, that is the crime against humanity, on another count for causing the killings at Ashulia of Sabar, killing of 6 persons. For all these 3 counts, we have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे जब उनको फैसला सुनाया गया उनके खिलाफ कि उनको मौत की सजा सुनाई जाती है, तो वहां पर मौजूद लोग ताली बजाने लग गए और कुछ लोग भावुक भी हो गए जिन्होंने उन प्रदर्शनों में अपनों को खो दिया जिन पर पुलिस ने गोली चलाई थी। स्मिता जी, आप अपना जो वक्तव्य था वो जारी रखें। सौरभ, आपने जिस बात का जिक्र शुरू में किया ना वो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इंटरनेशनल जो क्राइम्स ट्राइब्यूनल है 2008 में जब अवामी लीग की जीत हुई थी शेख हसीना की पार्टी की, 2009 में इस ट्राइब्यूनल को बनाया गया था और इसका फोकस था कि जो घरेलू आतंकवाद के मामले हैं और 1971 के जो भी दोषी हैं, जो बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई, जिसमें नरसंहार हुए, जिसमें पाकिस्तान मिलिट्री के तमाम ऑफिशियल्स शामिल थे और उनके जो कोलैबोरेटर्स थे, अल शाम्स हो या जिनको रजाकार कहते हैं बंगाली में, उनके खिलाफ केसेस के लिए। और इस कोर्ट में जो पहला मामला जिसमें एक जमात के लीडर को डेथ सेंटेंस सुनाया गया था, हालांकि वो तब तक ऑलरेडी देश छोड़कर चले गए थे, अबू कलाम आजाद,
उनकी भी इन एब्सेंशिया हियरिंग हुई थी, यानी कि वो खुद भी जो है कोर्ट में उस ट्रायल के दौरान उनको नहीं रखा गया था, उनके पक्ष को नहीं पेश किया गया था। तो आज एक बहुत आयरनी है ये इन अ वे, क्योंकि वही शेख हसीना उसी बात को कह रही हैं कि ये वो कोर्ट है जिसने ऐसी एक मामले की सुनवाई की है जिसमें वो मौजूद नहीं थी, उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा। हालांकि जब ये मामलों की शुरुआत हो रही थी तो बांग्लादेश की जो अभी यूनुस सरकार है, मोहम्मद यूनुस की इंटरिम सरकार, उनकी तरफ से कहा गया था कि हम आपको एक स्टेट के लॉयर को जो है हम आपके लिए दे सकते हैं, लेकिन आप आइए और ट्रायल को फिजिकली अटेंड कीजिए। तो शेख हसीना ने इसको ये बोलकर खारिज कर दिया था कि भाई हमें पता है, पहले से ही तय है कि क्या होने वाला है, ये कंगारू कोर्ट है। तो आज उनका रिएक्शन जो भी है वो भी वही कह रहा है कि ये कंगारू कोर्ट है और ये राजनीति के रूप से जो है प्रेरित है, मोटिवेटेड है, इसमें कोई फेयरनेस नहीं है। तो जाहिर सी बात है शेख हसीना भी जो है डिफाइंट ही नजर आ रही है। उन्होंने जरूर कहा है कि हम मोर्न कर रहे हैं जो जिंदगियां गई हैं, लेकिन अभी तक शेख हसीना की तरफ से अगर आप देखें कोई माफी वाली स्टेटमेंट देखने को नहीं मिलती है, जिससे शायद बांग्लादेश के लोगों को कम से कम कोई क्लोजर या कोई हीलिंग की उम्मीद हो। बिल्कुल कोई हीलिंग की उम्मीद नजर नहीं आती है और शेख हसीना भारत में है। जो हम तैयार, जब ये फैसला आया तो हम पढ़ रहे थे तो हमें पता चला कि शेख हसीना इस फैसले के खिलाफ बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें आत्मसमर्पण करना होगा। तो आत्मसमर्पण तो करने से रही, वो तो भारत में है। तो आप इस फैसले का इम्पैक्ट कैसे देख रही हैं, क्योंकि अब शेख हसीना की जो प्रॉपर्टीज हैं, उनके जो पुश्तैनी घर हैं, उनकी जमीनें हैं, उनको भी जब्त कर लिया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि उनकी प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चलाया जाएगा। और आज जब फैसला आया उससे पहले सड़कों पर प्रदर्शनकारी मौजूद थे, भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा, लोग कुछ पत्थरबाजी की भी घटनाएं सामने आई हैं। तो इतना गुस्सा शेख हसीना के खिलाफ है, तो इस फैसले का इम्पैक्ट आप क्या देखती हैं? शेख हसीना जाने वाली नहीं है, वो बयान दे रही हैं, हिंदुस्तान में बैठी हुई हैं, इसका असर क्या होगा बांग्लादेश में इसका? देखिए, अभी ना जहाँ तक उनको क्या कुछ अभी कानूनी विकल्प उनके सामने खुले हुए हैं, इस पर थोड़ी-सी हमें और राय लेनी होगी। शेख हसीना अभी तक कह रही थी कि आप इस इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल की जगह आप इसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ हेग में आप इसकी सुनवाई करें तो हम जाएँ। उनका कहना है कि देखिए इसके पहले उनकी सरकार में जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर थी दीपू मोनी, वो जब कोर्ट में पेश हुई थी तो उनके साथ जो है बहुत ज़्यादा मारपीट, खींचातानी वाली सिचुएशन हो गया था। उनके दूसरे भी कुछ और ऐसे पूर्व अवामी लीग के लीडर्स और मिनिस्टर्स हैं, जब उनकी पेशी हुई है कोर्ट में तो काफी ज्यादा जो है वहां वायलेंस देखने को मिला है या फिर उनको बहुत ज्यादा इंसल्ट किया गया है। ये सारी बातें जो हैं शेख हसीना रख रही हैं। उनके बेटे अमेरिका में बैठकर लगातार बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है ये गलत है। अवामी लीग की आज भी एक बेस है सौरभ, अवामी लीग का जो बेस है निश्चित रूप से वो काडर वाली पार्टी है और वो देश के निर्माण के साथ जुड़ी हुई पार्टी है। 1971 में जब बांग्लादेश बना, ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ, तो उसके जो फाउंडिंग फादर थे वो शेख मुजीबुर रहमान ही थे, शेख हसीना के पिता, जिनकी पूरी विरासत को लेकर जो है हालांकि आज की तारीख में बहुत विवाद बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलता है। इसमें दो चीजें हो रही हैं। एक, ऑप्टिक्स के लिए जो इस वक्त यूनुस सरकार है वो अपनी घरेलू ऑडियंस को एड्रेस कर रही है, संबोधित कर रही है बहुत सारी चीजों के जरिए, क्योंकि इस जो आज का फैसला आया है, जो रूलिंग आई है, इसके बाद जो बांग्लादेश विदेश मंत्रालय का बयान आया है वो बंगाली में लिखकर आया है, जिसमें ये कहा गया है कि भारत इन दोनों शख्स को, क्योंकि शेख हसीना और असादुज्जमान कमाल दोनों ही इस वक्त भारत में ही हैं, उन्होंने कहा है कि वो तुरंत प्रभाव से जो है उनको एक्स्ट्राडाइट करे, उनका प्रत्यर्पण करे, और नहीं तो इसे बहुत अनफ्रेंडली जेस्चर के तौर पर देखा जाएगा। अभी पिछले दिनों ही जो है बांग्लादेश में जो हमारे डिप्टी हाई कमिश्नर है पवन बड़े, उनको समन किया गया था, तलब किया गया था बांग्लादेश विदेश मंत्रालय में, और शायद उनको आज या कल के अंदर एक बार फिर से तलब किया जाएगा, लेकिन ये ऑफिशियल रिक्वेस्ट कर दिया गया है। तो एक इसका इफेक्ट होगा बांग्लादेश के अंदर, जहां अवामी लीग के जो सपोर्टर्स हैं वो और इस वक्त बीएनपी जमात के जो सपोर्टर्स हैं, इनके बीच में निश्चित रूप से कुछ हिंसा देखने को मिलेगी। ये लोग सड़कों पर आएंगे और आपको इस तरह की खबरें देखने को मिलेंगी, जिसमें फिर सवाल ये भी होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अवामी लीग के सपोर्टर्स हैं जो दरअसल बंगाली हिंदूज हैं, और उन पर अगर अटैक होगा तो फिर उन खबरों को कहा जाएगा कि देखिए जो अल्पसंख्यक है उन पर जो है वो अटैक्स हो रहे हैं, जबकि वहां रीजन दी जाती है कि नहीं, ये दरअसल अवामी लीग के समर्थक हैं, तो इसीलिए ये पॉलिटिकल अटैक है, ये धार्मिक अटैक नहीं है।
लेकिन जो दूसरा बड़ा सवाल है वो अब भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर है, क्योंकि शेख हसीना की मौजूदगी काफी वक्त से निश्चित रूप से एक थॉर्न इन द फ्लेश की तरह बन चुका है। ऐसे ही यूनिस सरकार के साथ इस वक्त नई दिल्ली के रिश्ते बेहद जो हैं वो नाजुक हैं, बेहद वॉलेटाइल हैं, और दिस विल एक्ट लाइक अ फ्यूल इन द फायर। ये आसान नहीं होने वाला है यहाँ से आगे भारत के लिए जो इस वक्त विकल्प मौजूद है। यानी वहां शेख हसीना के खिलाफ बहुत नाराजगी है और भारत में है शेख हसीना, भारत उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। और ये भी कहा जा रहा है स्मिता जी कि जो शेख हसीना है वो मीडिया से बात भी कर रही है, उनके ऊपर मीडिया से बात करने पर कोई रोक भी नहीं है, वो मैसेजेस का रिप्लाई कर रही हैं, वो कुछ इंटरव्यूज भी दे रही हैं। तो वो जो उनके नैरेटिव्स हैं वो भारत की धरती पर बैठ करके चला रही हैं, जिसमें कोई शक नहीं। और जाहिर सी बात है कि उसकी परमिशन जरूर उन्हें भारत सरकार से मिली होगी। तो आप कह रही हैं कि शेख हसीना जब तक हिंदुस्तान में हैं तब तक भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बेहतर नहीं हो सकते, क्या ये सही बात है? देखिए, अभी तो ये एक निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा जो है एक कांटे के तौर पर ये मसला बन चुका है। क्योंकि शेख हसीना एक्चुअली उनके जो इंटरव्यूज़ हैं, दे आर डूइंग मोर डैमेज एंड मोर हार्म नाउ। और इन इंटरव्यूज़ को लेकर यूनुस सरकार कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था, जो हमारी एनालिसिस थी इसके पहले, कि शेख हसीना जब तक भारत की ज़मीन पर बैठकर वहाँ पे यूनुस सरकार के खिलाफ बयान ना दे, तब तक कम से कम वो लोग जो प्रत्यर्पण के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे, उसमें ऑप्टिक्स ज़्यादा होगा। अपने घरेलू ऑडियंस को दिखाने के लिए देखो हम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दबाव जो है भारत पर शायद एक हद से ज़्यादा वो ना बनाए। लेकिन चूँकि ये पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है, उन्होंने रॉयटर्स से बात की, उन्होंने द हिंदू से बात की और इंटरव्यूज़ में तमाम बातें जो हैं, उन्होंने कहनी शुरू की हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में यूनुस सरकार ने कहा है हम आने वाले साल फरवरी में जो है वहाँ पे चुनाव करवाएँगे। हालाँकि वो चुनाव हो पाएँगे या नहीं उसको लेकर सवालिया निशान है, लेकिन उन चुनावों में फिलहाल जो है अवामी लीग को वो चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई है। तो शेख हसीना ये भी कह रही हैं कि अगर हमारी पार्टी को लड़ने नहीं दिया जाता है, अगर इस प्रतिबंध को उठाया नहीं जाता है, तो ये चुनाव गलत है, ये चुनाव निष्पक्ष नहीं है और उसके खिलाफ जो है वो बयानबाज़ी कर रही हैं। देखिए, जो हमने जैसे कोर्ट की आयरनी है ना, वैसे ही एक और आयरनी है सौरभ। 2013 में दरअसल शेख हसीना की सरकार में ही भारत और बांग्लादेश के बीच में प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। और उस संधि में ये कहा गया था कि उन मामलों में जो है प्रत्यर्पण उन लोगों का नहीं किया जाएगा जहां लगे कि राजनीति से प्रेरित है, लेकिन कुछ मामलों को उससे इस एम्बिट से बाहर रखा गया, जिन मामलों में आतंकवाद, टेररिज्म, मर्डर जैसे चार्जेस हैं। और एक सेक्शन 10 क्लॉज 3 जो है वो 2016 में इंसर्ट किया गया था, वो भी शेख हसीना के रहते हुए, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई वारंट इश्यू हो जाता है तो फिर प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है, फिर ये दोनों देशों पर आमदा होगा कि आप जो है प्रत्यर्पण के लिए राजी हो जाएं और एक्स्ट्राडाइट कर दें। तो ये अब शेख हसीना के लिए मुसीबत भी है, क्योंकि जो चार्जेस अब कोर्ट की तरफ से लगाए गए हैं वो बेहद ही गंभीर चार्जेस हैं, वो मर्डर के चार्जेस हैं, वो नरसंहार के चार्जेस हैं। तो ऐसे में भारत के लिए इस प्रत्यर्पण को ना बोल पाना बहुत मुश्किल होगा। तो अब देखना होगा, क्योंकि भारत में देखिए जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है, एक निश्चित रूप से एक कंसेंसस जरूर है शेख हसीना के, विदाउट अ डाउट उनके ऊपर जो भी आरोप लगे, और जिनमें ये भी शामिल था कि 2014, 2018, 2023 इन चुनावों को उन्होंने रिग किया। इसमें विपक्ष की पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिली, विपक्ष ने तो लास्ट इलेक्शन बॉयकॉट तक कर दिया था। और शेख हसीना पर जो है तानाशाही रवैये के बहुत आरोप लगे कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रहे थे, प्रेस पर जो है उन्होंने पूरी तरीके से नियंत्रण कर दिया था, प्रेस को दबा के रखा था, लोग गायब हो जा रहे थे जो उनके क्रिटिक्स थे या डिसेंटर्स थे। तो ये बहुत गंभीर आरोप हैं। लेकिन एट द सेम टाइम शेख हसीना भारत के लिए एक बहुत बड़ी एक सपोर्ट पिलर रही दक्षिण एशिया में, उस वक्त में जब हमारे सारे नेबर्स के साथ, हमारे पड़ोसियों के साथ इतने वॉलेटाइल रिश्ते रहे हैं। वो मालदीव्स की बात करें, श्रीलंका से अभी रिश्ते सुधर रहे हैं, लेकिन इसके पहले भी वहां पे रिश्ते गड़बड़ थे। पाकिस्तान तो है ही, खैर चीन के साथ भी। उस वक्त शेख हसीना का क्रैकिंग डाउन ऑन रेडिकल इस्लामिस्ट इंसर्जेंट ग्रुप्स, ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी एक लैंड बाउंड्री है उनके साथ में। 4,500 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री है हमारी बांग्लादेश के साथ में। पर स्मिता जी ये बताइए कि अब जो था वो था, हमने मदद कर दी 15 महीने, शेख हसीना को 15 महीने का वक्त दिया, हमारे हिंदुस्तान में है वो, सेफ रखा है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, उनको सुरक्षित रखा गया है, उनको थोड़ा स्वतंत्रता भी दी गई है कि प्रेस से बात करें, जिन इंटरव्यूज का आपने जिक्र किया। लेकिन भारत से इनके जो अब बांग्लादेश, चूंकि अब जो मौजूदा सरकार है, हमें उससे
डील करना है, और जनवरी में शायद अगले साल चुनाव भी होने वाले हैं वहां पर, फरवरी। स्मिता जी, फरवरी में। तो स्मिता जी, आप ये बताइए कि वहां पर ये कहा जा रहा है, हम और आप भी गए वहां पर और तमाम हिंदुओं से मिले, ये एक धारणा है और बहुत प्रचार प्रसार होता है कि शेख हसीना जब तक थी तब तक बांग्लादेश का जो सेक्युलर क्रेडेंशियल्स थे वो बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से वहां पर नजर आते थे, लेकिन उनके जाने के बाद एक इस्लामिक कट्टरपंथ है वो वहां पर डोमिनेंट और प्रोमिनेंट हो गया है। वहां माइनॉरिटीज हिंदू और हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार और हिंदुओं के खिलाफ जो क्राइम है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पॉइंट पर भी शेख हसीना जो मौजूदा केयरटेकर सरकार है मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, उन पर निशाना साधती रहती हैं, खासकर माइनॉरिटीज और हिंदुओं पर बढ़ रहे क्राइम्स को लेकर के। सौरभ, देखिए, जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया था कि इसमें दो चीजें हैं। जैसा हमने और आपने देखा था कि शुरुआती दौर में भारतीय मीडिया में, खास करके जो मुख्यधारा की मीडिया है, उसमें कुछ एग्जैजरेशन देखने को मिली थी आंकड़ों का, जहां तक सवाल था, जो अटैक्स थे। और उसमें लोग कह रहे थे कि आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, क्योंकि ये जो अटैक्स हो रहे हैं उन लोगों पर हो रहे हैं जो ट्रेडिशनली, पारंपरिक रूप से अवामी लीग के समर्थक हैं, क्योंकि ये बंगाली हिंदूज हैं। और 1971 की लड़ाई की अगर हम मूल जड़ों को ही देखें तो वो कल्चरल, सांस्कृतिक आइडेंटिटी, भाषा की जो आइडेंटिटी है, उसका संघर्ष था। उससे शुरुआत हुई थी वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में। तो ऐसे में लोगों का, वहां की जो सरकार है, उनका ये कहना था कि हाँ, अटैक्स हुए हैं, लेकिन आंकड़े उतने नहीं है जितना इंडियन मीडिया में एक एजेंडा के तहत प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और इनमें से काफी सारे ऐसे अटैक्स हुए हैं जो आवामी लीग समर्थकों के लिए हुए हैं, तो वो राजनीति से प्रेरित है, लेकिन वो धर्म से प्रेरित नहीं है। ये है कि ठीक है, वो आवामी लीग के सपोर्टर है, हिंदू है, तो इसलिए वो काउंट हो रहा है। देखिए, इन नंबर्स को लेकर निश्चित रूप से पिछले कुछ महीनों में जो है चिंता की स्थिति बनी है। हमने देखा है वहां जमात की पकड़ को मजबूत होते हुए देखा है। बांग्लादेश नेशनल पार्टी, बीएनपी, जो मेन कंटेंडर रही हमेशा से, बेगम खालिदा जिया, अगर आप पाकिस्तान में देखें, जैसा हमेशा से भुट्टो और जरदारी के बीच में लड़ाई रहती थी, शेख हसीना और खालिदा जिया के बीच में जो लड़ाई है वो एक तरीके से हिस्टोरिक लड़ाई है बांग्लादेश के अंदर में। और बीएनपी को भारत हमेशा कहता था कि इनसे हम डील नहीं कर सकते हैं, बीएनपी इज अ नो गो एरिया। आज की तारीख में माफ कीजिएगा, सूरत हाल ऐसी है कि भारत का कहना है कि अब हम बीएनपी से बात कर लेंगे, लेकिन जमात से हम बात नहीं कर सकते, जमात इज अ नो गो एरिया। तो बीएनपी को भी आज बांग्लादेश के अंदर चिंता है कि कहीं जमात इलेक्टोरली अपनी बेस को मजबूत ना करे। जी, तो इलेक्टोरली अपने बेस को मजबूत ना कर ले जमात, क्योंकि फिर वो एक राइट विंग पॉलिटिक्स प्रोमिनेंट और डोमिनेंट हो जाएगी पूरे बांग्लादेश में। आपने सौरभ पिछले कुछ महीनों में देखा भी होगा, वो खबरें एक्चुअली चिंताजनक होनी चाहिए भारत के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जिस पाकिस्तान पर 1971 की लड़ाई में जेनोसाइड के आरोप लगे, आज उस पाकिस्तान के साथ वार्मिंग अप ऑफ टाइज नजर आता है बांग्लादेश के बीच में। पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के लीडर्स जो हैं, अब वो बांग्लादेश जाने लगे हैं। एक पूरी की पूरी नई पीढ़ी है बांग्लादेश की जिन्होंने 1971 के युद्ध को नहीं देखा, जो जेनजी थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, लेकिन जो है अब पाकिस्तान को एक अलग नजरिए से देख रहे हैं शेख हसीना की तानाशाही की वजह से। और उनके उन भावनाओं को वो लोग आराम से भड़का रहे हैं एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, एंटी इंडिया स्लोगन्स के साथ, जिनके लिए अपने इंटरेस्ट एरियाज हैं ये। बिकॉज जब इस तरह की सिचुएशन होती है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डू वांट टू फिश इन ट्रबल वाटर्स। तो ये भारत की सुरक्षा के लिए एक ऐसे वक्त में, जब आप पाकिस्तान के साथ, आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर पॉज पर है, चीन के साथ भले ही रिश्तों की रीसेट हो रही हो, लेकिन अभी भी गालवान में सिचुएशन इज फार फ्रॉम नॉर्मल, एलएसी पर इज फार फ्रॉम नॉर्मल। और अब अगर बांग्लादेश में वापस से उस कट्टरपंथी को बढ़ावा दिया जाए जो बांग्लादेश की जमीन को इस्तेमाल करे भारत के खिलाफ आतंकी हमलों को लॉन्च करने के लिए, या भारत में भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को बरगलाने के लिए, तो ये भारत के लिए बहुत चिंताजनक विषय है। तो यहाँ इंडिया के लिए कैच 22 सिचुएशन है, क्योंकि इंडिया निश्चित रूप से नहीं चाहेगा कि अपने मेहमान को
उस शेख हसीना को जिसके पिता जो है पहले प्रधानमंत्री बने उस बांग्लादेश की, जिसकी लड़ाई में भारत ने इतनी अहम भूमिका निभाई, इंदिरा गांधी ने अहम भूमिका निभाई कि उनको थ्रोइंग अंडर द बस वाली सिचुएशन हो। लेकिन अगर शेख हसीना यहाँ दिल्ली की ज़मीन से इंटरव्यूज़ देती हैं, बयान देती हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ यूनुस सरकार पर और दबाव बनेगा कि वो सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए ही नहीं, बल्कि सही मायनों में भारत पर दबाव बनाएँ कि इस प्रत्यर्पण को लेकर आप आगे बढ़ें। और आई कैन नॉट रूल आउट, आप आने वाले दिनों में अगर वो दबाव बढ़ाने के लिए इलेक्शन के पहले अपनी पॉपुलैरिटी के लिए अगर कहें कि भारत अपने हाई कमिश्नर को रिकॉल कर लें, ये भी एक्सट्रीम स्टेप्स हमें शायद देखने को मिल सकते हैं, जिसके लिए अब हमें प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। स्मिता जी, आखिरी सवाल, क्या आपकी भारत के विदेश मंत्रालय में जो आपके सूत्र होंगे उनसे बात हुई, जो इस पूरे सिचुएशन पर नजर बनाए हुए हैं, जो शेख हसीना वाले मामले में स्टेक होल्डर्स भी हैं, भारत का क्या रुख रहेगा? क्या देखिए, भारत शेख हसीना से कहेगा कि आप भैया बाहर किसी और देश चले जाओ, या फिर भारत ये बांग्लादेश को सौंप देखिए, देगा? भारत अगर ये कहता भी है, ये भारत नहीं कहेगा। भारत चाहेगा कि शेख हसीना ये फैसला खुद से ले, कुछ चीज़ों को देखते हुए। लेकिन शेख हसीना इसके पहले जब 5 अगस्त 2024 को हेलीकॉप्टर लेकर जब भारत के लिए उड़ान भर रही थी, हमें पता था कि उस वक़्त बातचीत चल रही थी कि क्या वो सऊदी जा सकती हैं, क्या वो मिडल ईस्ट जा सकती हैं, या तो वो किसी बाल्टिक कंट्री में जा सकती हैं। लेकिन तमाम कंट्रीज़ में या तो उनके दरवाज़े बहुत ज़्यादा वेलकमिंग नहीं थे शेख हसीना के लिए, या उनको लगा लॉजिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उनकी बेटी भी है, वो वर्ल्ड बैंक के साथ जुड़ी हुई हैं, तो उनको लगा कि वो बेटी के साथ, फैमिली के साथ वो भारत उनके लिए एक सेकंड होम है। तो इसलिए भारत को चुना था। देखिए, हम लोग जब अतिथि देवो भव कहते हैं, राजनीति में उसको मानते हैं। आज की तारीख में अगर आपके दलाई लामा भी मौजूद हैं धर्मशाला में, बार-बार इंडिया कहता है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। लेकिन शेख हसीना यहाँ से बिल्कुल पॉलिटिकल एक्टिविटी इस वक़्त कर रही हैं और पॉलिटिकल बयान दे रही हैं। तो मुझे लगता है कि एक थोड़ा-सा उनको मेबी लो की जाने के लिए एक रिक्वेस्ट जा सकता है दिल्ली की तरफ से। विदेश मंत्रालय की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना ही इस रूलिंग की को लेकर, ना जो मोफा ने, बांग्लादेश की मोफा ने जो इस वक़्त औपचारिक बयान जारी किया है। लेकिन आई एम श्योर कि अगले कुछ घंटों में भारत के डिप्लोमैट्स बांग्लादेश में समन होंगे और ये मामला आगे बढ़ेगा। भारत जो है, क्योंकि ये इनके लिए बहुत कैच 22 वाला सिचुएशन है, तो दे विल लुक एट अ वेरी स्मार्टली वर्डेड और एक कॉशियसली वर्डेड स्टेटमेंट, क्योंकि बांग्लादेश के जो एनएसए हैं, खलीलुर रहमान, वो भी इस हफ्ते 19 और 20 दिसंबर को आ रहे हैं, 19 और 20 नवंबर को आ रहे हैं दिल्ली अजीत डोभाल के साथ मुलाकात करने के लिए, क्योंकि कोलंबो कॉन्क्लेव हो रहा है। तो उसमें मालदीव, श्रीलंका के एनएसएस होंगे, तो उसमें बहुत बातचीत हो सकती है सौरभ। माफ ठीक है, कीजिएगा। तो उसमें बहुत बातचीत हो सकती है। थैंक यू सो वेरी मच स्मिता शर्मा जी, आपने हमें वक्त दिया। तो स्मिता जी बता रही हैं कि आगे आने वाले कुछ दिनों में हमें समझ में आएगा कि भारत क्या फैसला करेगा। लेकिन जब तक शेख हसीना भारत में हैं, तब तक भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब ही रहने वाले हैं। फिलहाल बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ बहुत गुस्सा है, लोगों में नाराजगी है, क्योंकि बहुत सारे निर्दोष छात्रों की मौत हुई। शेख हसीना के खिलाफ जो सबूत पेश किए गए, उसमें वीडियो फुटेज भी थे, उसमें कुछ ऑडियोज भी हैं जिसमें शेख हसीना खुद अपने अधिकारियों को आदेश दे रही हैं कि गोली चलाई जाए। तो ये गंभीर बातें हैं, मामले हैं। अब देखना होगा कि इसका असर भारत पर क्या रहता है। लेकिन बांग्लादेश फिलहाल अगले कुछ महीनों तक जरूर अस्थिर नजर आएगा, जब तक वहां पर चुनाव नहीं हो जाते, जो अगले साल फरवरी में होने वाले हैं। दर्शकों को बता दें कि लगातार द रेड माइक पर दूसरे मामलों पर हमारी कवरेज जारी है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।